के साथ और भी प्रावधान किए और स्पेसिफिक प्रावधान कर दिया इस तरीके से हमारे समाज में कोई भेदभाव न होने पाए। इसलिए आर्टिकल 15 के साथ फिर अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2, यानी अनुच्छेद 15 का खंड 1, फिर अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 भी जोड़ा गया और ये फिर विषमता के विशेष स्थानों को मना करता है। यानी एक तो है कि विषमता के आधार क्या नहीं होंगे, तो आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 15(1) के जैसे अनुच्छेद 15(2) की भी लैंग्वेज है कि राज्य के द्वारा केवल जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई, कल हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, राज्य भेदभाव नहीं करेगा, इस बात को हमने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब मामला दूसरा है कि उन जगहों का भी नाम लिख दिया गया जहां भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि हमारे संविधान निर्माता हर किस्म के भेदभाव को समाप्त करने के प्रति प्रतिबद्ध थे। अब ये भी लिख दिया गया कि उन जगहों पर भेदभाव नहीं होगा। इसलिए आर्टिकल 15(2) में जो मूल बात लिखी गई है कि किन किन स्थानों पर भेदभाव नहीं होगा, तो फिर लिखा गया किस तरीके से कहां कहां भेदभाव नहीं होगा। तो पहला ये कह दिया गया दुकान और फिर सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के स्थान, होटल और सार्वजनिक रेस्टोरेंट, इन जगहों पर भेदभाव नहीं होगा। यानी अगर आपको इस तरीके से याद करने में कभी कठिनाई हो तो अब देखो किस तरीके से हम एसोसिएट लर्निंग करते हैं कि हमने कह दिया शॉप्स यानी मनोरंजन के स्थान, यानी प्लेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट। तो पब्लिक इंटरटेनमेंट का मतलब है SP और फिर होटल H और फिर पब्लिक रेस्टोरेंट तो SP HP, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। यानी किसी भी चीज को, तथ्य को भी याद करना हो तो आप उसको एसोसिएट लर्निंग कर सकते हो। इन जगहों पर भेदभाव नहीं होगा। आप कहोगे सर दुकान में क्या आएगी, तो दुकान का एक बड़ी, अब समय समय पैसे मामले उच्चतम न्यायालय में आते रहे, तो अब जरा सोच के देखो कि दुकान का बड़ा व्यापक मतलब है। यानी दुकान में केवल ऐसा नहीं कि बार्बर्स की शॉप आएगी, नाई की दुकान आएगी, दुकान में सारी दुकानें, और उसमें अगर मान लीजिए कोई लॉयर का चैम्बर है वो भी दुकान के अंतर्गत आएगा, कोई स्वाभाविक रूप में किसी विभाग का ऑफिस है तो उसको भी दुकान के अंतर्गत ही मान लिया जाएगा। तो शॉप्स की परिभाषा बड़ी कर दी गई। यानी समय समय पर संविधान में नहीं है, लेकिन ऐसा न्यायालय के सामने विवाद आते रहते हैं तो अलग अलग समय पर न्यायपालिका ने हल किया। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान का मतलब यह है कि चाहे वो PVR हो, इसका मतलब PVR में भी अगर आप फिल्म देखने जाओ तो कोई ये आपको नहीं बता सकता कि इन आधारों पर भेदभाव होगा। लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना है कि PVR में आप फिल्म देखने चले गए और आपने कहा नहीं मैं टिकट नहीं लूंगा क्योंकि फंडामेंटल राइट है कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा, तो मेरे दोस्तों आपको याद दिला दे इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, बाकी आधार पर भेदभाव होगा। नहीं, बाकी का मतलब पैसा, कि पता चला हमने कहा चलो भाई घूमते हैं और चले गए होटल ताज में खाना खा लिया, उसके बाद वहां पैसा मांगा गया तो उन्होंने कहा भाई देखो ये तो सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान है, होटल है, तो होटल में तो आना हमें कोई रोक नहीं सकता। तो आपको याद दिला दे होटल में आना रोका नहीं जा सकता, लेकिन इन आधारों पर केवल जाति, धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर नहीं रोका जा सकता। बाकी ऐसा हो सकता है कि होटल में पहले से कोई बुकिंग हो तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मुझे होटल में रहना ही है।
अब मान लीजिए किसी होटल में विदेशी मेहमान आ रहा है तो भी रोका जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो परिस्थिति के अनुसार सीमित भी किए जा सकते हैं। इसे कहा जाता है कि हमारे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, यानी हर परिस्थिति में आपको मिल जाएगा ऐसी गारंटी नहीं है। क्योंकि और किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा ये बड़े स्पष्ट कर दिए गए। इसका मतलब है कि अतार्किक आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तार्किक आधार पर भेदभाव होगा। नहीं तो होटल तो पूरा लंगर बन जाएगा, कोई भी जाए कहे भैया हम तो खाना खिलाओ, तो संविधान कह रहा है भेदभाव नहीं होगा, सर ने बता दिया है, तो पता चला सारे होटल लंगर जैसे हो जाएंगे। और फिर सार्वजनिक रेस्टोरेंट, कोई भी रेस्टोरेंट है, चाहे सागर रत्ना है, चाहे कहीं भी है, तो अब खाना खाने जाओगे पैसा देना पड़ेगा। वही विशेष बातें इसलिए लिख दी गई कि दोस्तों अंग्रेज शासन था, तो देखो इसीलिए कहा जाता है कि आजादी का कितना बड़ा महत्व होता है। अंग्रेज शासन के समय तो बहुत सारे ऐसे होटल्स हुआ करते थे जहां केवल अंग्रेजों के लिए ही एंट्री थी, और कई बार इंडियंस को बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एंट्री थी, इंडियन को एंट्री दी ही नहीं जाती थी। इसका मतलब है अंग्रेजी सरकार के ये भेदभाव को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों ने देखा था और संविधान उन्हीं लोगों ने तो बनाया। और अब दोस्तों देखो कैसे कलर के आधार पर भेदभाव दुनिया में व्याप्त है, कितनी बड़ी बात थी। इसलिए जब हम आजाद हुए तो कितनी आगे बढ़ रहे हैं, संविधान ने क्या जबरदस्त परिवर्तन कर दिया। यानी यकीन मानो ये संविधान के आर्टिकल नहीं है, हमारे समाज में परिवर्तन के कैटलिस्ट है। आपने देखा होगा उत्प्रेरक, जैसे केमिस्ट्री में किसी को उत्प्रेरक कहा जाता है, तो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसका मिरर तो संविधान है। यानी संविधान हमारा जीपीएस बता देता है कहाँ कहाँ हमें जाना है, किस मोड़ पे जाना है। और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर आपको याद होगा तो किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में गांधी बाबा के साथ भेदभाव किया गया था। टिकट लेने के बावजूद उन्हें ट्रेन से इसलिए उतार दिया गया कि फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में केवल अंग्रेज व्यक्ति बैठ सकता है, श्वेत रंग का व्यक्ति बैठ सकता है। तो ये इसका बड़ा एग्जाम्पल है कि भेदभाव ब्रिटिश शासन या अंग्रेजों के समय या आप कह लीजिए साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद में किस तरीके से मानवता के साथ भेदभाव हुआ। और आजादी का मतलब होता है पराधीनता से मुक्ति, साम्राज्यवाद से मुक्ति, उपनिवेशवाद से मुक्ति। तो ये अपने आप में सामाजिक क्रांति थी। इन जगहों पर अब कोई भेदभाव नहीं होगा, इन आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और राज्य भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब आप देखो राज्य तो भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि राज्य केवल राज्य ही दुकान खोलता है। राज्य भी दुकान खोल सकता है, मदर डेयरी दुकान खोल सकता है, लेकिन ज्यादातर तो ये दुकानें, मनोरंजन का स्थान, होटल, ये सब तो निजी लोग खोलते हैं। इसमें सबकी एंट्री होगी, सबकी एंट्री होगी बिना इन आधार पर भेदभाव किए हुए। और ये भी लिख दिया गया और दूसरी जगहों को मना किया गया, क्योंकि संविधान निर्माताओं में डॉक्टर अम्बेडकर शामिल थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में खुद में ऐसा भेदभाव देखा था, इसलिए जो हमारा समाज में विषमता थी, भेदभाव थे, तो इन भेदभाव को भी खत्म किया गया। यानी यहाँ तो भेदभाव होगा नहीं, उसके अलावा अनुच्छेद 15(2) में दूसरा भी श्रेणी बना दी गई कि यहाँ भी भेदभाव नहीं होगा। कहाँ पे हो नहीं होगा, जैसे वेल्स, कुएं, तो आप जानते हो आजकल तो कुएं बहुत कम हो गए, अब गांव में आपको कुएं दिखेंगे। तो कुएं, तालाब, टैंक, कुआं होगा, तालाब, टैंक, उसके बाद स्नान घाट, नदी किनारे। तालाब अभी भी है, गांव में खूब तालाब दिखते हैं। कुएं कम होते जा रहे हैं, आजकल तो लोग सबमर्सिबल लगा दे रहे हैं, तो कुओं की संख्या कम होती गई, लेकिन आज भी कुएं हैं। यानी पहले यही सब जल स्रोत थे, कुआं है, तालाब है, उसके बाद स्नान घाट है। तो हर नदी किनारे कहीं ना कहीं स्नान घाट बने होते, और नदी किनारे क्या तालाबों में भी स्नान घाट बने होते थे। तो अब सवाल है कि ये कुएं हैं, तालाब है, स्नान घाट है, और फिर सड़क है, और सार्वजनिक रिसोर्ट है। कोई सार्वजनिक रिसोर्ट है, इन जगहों पर भी भेदभाव मना किया गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन जगहों पे भेदभाव मना किया गया है। अच्छा ध्यान से देखेंगे, जो पहली श्रेणी में चीजें होती हैं वो तो केवल सार्वजनिक उपयोग के लिए ही होंगी, लेकिन हो सकता है कुआं किसी निजी व्यक्ति का भी हो, एक व्यक्ति घर में भी कुआं होता हो। पहले तो बड़े सारे लोगों के घर के भीतर कुएं होते थे। तालाब
अब तो तालाब बहुत कम बचे, शहरों में तालाब के बजाय स्विमिंग पूल हो गए। तो आप कहोगे सर क्या स्विमिंग पूल में भेदभाव नहीं हो सकता? लेकिन स्नान घाट, सड़क, आपको याद दिला दे, जो दूसरी श्रेणी में कुएं हैं, तालाब, स्नान घाट, ये प्राइवेट में भी हो सकते हैं और सरकार के भी हो सकते हैं, सार्वजनिक उपयोग के लिए हो सकते हैं। लेकिन जो पहली श्रेणी में है वो तो प्राइवेट नहीं होता, भाई दुकान कोई अपने लिए नहीं खोलेगा। अब कोई सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान करे, केवल वही बैठा रहे। तो पूरे सिनेमा हॉल में, अभी हम लोग एक सिनेमा देखने गए थे, उसमें केवल 2 दोस्त बैठे थे, पूरा सिनेमा हॉल खाली था। तो अब ये जो पहली वाली श्रेणी है वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही बनती है, तो दूसरी वाली श्रेणी है वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भी, निजी उद्देश्य के लिए भी है। अब मान लो कि महेंद्र सिंह धोनी का कोई स्विमिंग पूल है और आप कहोगे सर हम तो उसी में जाके नहाएंगे क्योंकि वहां भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए क्लॉज 2 आर्टिकल 15 में बात लिखी गई है, इन जगहों पर राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ में ये भी लिखा गया है यदि ये सार्वजनिक उपयोग के लिए हो, निजी उपयोग के लिए नहीं, सार्वजनिक उपयोग के लिए हो, और आंशिक या संपूर्ण रूप में, आंशिक या संपूर्ण रूप में सार्वजनिक वित्त से संचालित हो। सार्वजनिक वित्त से यानी राज्य के वित्त से संचालित हो। जहां भी सार्वजनिक शब्द का प्रयोग किया जाए, पब्लिक शब्द का प्रयोग किया जाए, तो कहा भी जाता है कि पब्लिक का सबसे बड़ा कस्टोडियन है सरकार। पब्लिक ने सरकार बनाई, राज्य बनाई, संविधान बनाए, वी द पीपल ऑफ इंडिया रे। इसलिए यहाँ पे थोड़ा ये बात ध्यान में रखने की है, इन जगहों पर वहां भेदभाव नहीं होगा जो सार्वजनिक उपयोग के लिए हो। इसलिए अब किसी पार्क में आप कहेंगे सर ये बताओ रिसोर्ट तो पार्क भी इसमें आ जाएगा, तो स्वाभाविक रूप में पार्क भी आ जाएगा। तो ऐसा रिसोर्ट जो किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो, वहां केवल जाति, धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान इत्यादि के आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। देखिए बाकी आधारों पर भेदभाव हो सकता है। अब स्विमिंग पूल में आप जा रहे हैं और मान लीजिए किसी को स्किन डिजीज है, तो स्विमिंग पूल भले ही सार्वजनिक है, वहां व्यक्ति को जाने से रोका जा सकता है क्योंकि वो स्वास्थ्य का मामला जाता है। अब कोई कहे मैं स्विमिंग पूल में नहाऊंगा, तैरना ही नहीं जानता, वहां रोका जा सकता है। इसका मतलब है इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, बाकी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन आप कहेंगे क्या सड़क भी सर पर्सनल होती है? हाँ, बड़ी सारी ऐसी सड़कें हैं जो आम सार्वजनिक जनता के उपयोग के लिए नहीं है। हो सकता है कि सार्वजनिक पैसे से बनी हो, सरकार से बनी हो। अब प्रधानमंत्री आवास में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास के भीतर भी एक रोड जाती है और आप कहोगे सर हमें इसी रोड पे जाना है, तो दिक्कत है। ये भी आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने वैकोम सत्याग्रह जब किया था, तो पहले तो राष्ट्रीय आंदोलन में वैकोम सत्याग्रह इसलिए किया गया कि जो मंदिर के आसपास की सड़कें थी उस पर सबके चलने का अधिकार होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होने चाहिए। यानी हमारे संविधान निर्माता इस बात को देखे हुए थे और कहा भी जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे भेदभाव देखे थे, इसलिए इन्होंने इतने बारीक बातों का उल्लेख कर दिया कि जिससे भेदभाव की कोई संभावना न रहे, जिससे भेदभाव कोई संभावना न रहे। अब आप पूछ सकते हो बच्चों, आपका तो सर ठीक है, आप ये बात पूछ सकते हो सर ये बताओ, अब ठीक है जाति, धर्म, मूल वंश, जन्मस्थान इन आधार पर भेदभाव कहाँ हो रहा है? अरे मूल तो भेदभाव पैसे के आधार पर आजकल हो रहा है। अब शहरों में चले जाओ, शहरों में कोई जात धर्म तो पूछता नहीं, हर मामले में पैसे पूछता है कि भाई आपके पास आप किराए पे मकान लेने जा रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा भाई इतना रेंट दे सकते हो कि नहीं। यानी मेट्रोज में दिल्ली जैसे शहर में तो कोई जानता ही नहीं कि जाति, लिंग, धर्म से कोई मतलब नहीं है, उसमें को तो पैसा चाहिए भाई। तो आप कहोगे सर ये तो बात गड़बड़ हो गई। अब तो आज का समाज तो बाकायदा पैसे पर विवादित समाज है जो शहरों में हम देखते हैं। क्या उस विभाजन को संविधान निर्माताओं ने खत्म करना नहीं सोचा? केवल ये कह दो कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा और पैसे के आधार पर आप समानता बना ही नहीं रहे हो। इसलिए दोस्तों बड़े ध्यान देने की बात है कि हमारे संविधान सभा में इसी बात को लेकर कम्युनिस्ट लोग बड़े नाराज थे। उन्होंने कभी पार्टिसिपेशन किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हम क्या पार्टिसिपेशन करें यार, आप लोग कह रहे हो कि समानता बना रहे हो, समानता बना, ये कौन समानता है? अरे जिम्मेदारी खत्म करो,
सबके पास एक जैसी जमीन कर दो। यानी कम्युनिस्ट दो दोस्त तो इतने रोमांटिक थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक ऐसा समाज हम बनाएंगे, सभी के पास एक जैसा घर होगा, सभी के पास एक जैसा मोबाइल होगा। और नहीं तो कई बार हमारा दिल टूट जाता है दोस्तों। अब पता चला कि जब हम देखते हैं विराट कोहली की शादी में गए तो बाकी बच्चे, युवा बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं कि भैया विराट कोहली की तरह महंगा कपड़ा पहन रखा है, अनुष्का शर्मा इतना महंगा कपड़ा पहन रखा है, और पता चला कि हम तो कपड़ा ही नहीं बनवा पा रहे शादी के लिए। इस आधार पर बच्चों का दिल टूट जाएगा, यार ये कौन समानता की बात है। लेकिन दोस्तों, हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि फंडामेंटल राइट इसलिए दिया जा रहा है कि भेदभाव खत्म कर दिया जाए और राज्य या समाज का कभी कोई व्यक्ति इस तरीके के भेदभाव न करे। इसका मतलब ये आधार नहीं था कि संविधान निर्माता आर्थिक विषमता को दूर करने के समर्थक नहीं थे। उन्होंने, आगे हम चल के देखेंगे, निदेशक तत्व का अध्याय रखा, तो वहां आर्थिक विषमता दूर करने की बात है। तो ये कहना ठीक नहीं है कि संविधान निर्माता तो आर्थिक विषमता को अनदेखा कर रहे थे। संविधान निर्माताओं ने बड़ी व्यवहारिक बातें अपनाई और उनका ध्यान बड़ा समग्र था, बड़ा होलिस्टिक था। इसलिए संविधान की इतनी आसानी से आलोचना करना संभव है नहीं। लेकिन यहाँ पे ये बात कर दी गई कि अब ये समानता रहेगी, यानी यहाँ विषमता हटाई जाएगी तो समाज में समानता हो जाएगी। और धीरे धीरे, इसलिए आप देखोगे देश आजाद हुआ, जमींदारी खत्म हुई, भूमि सुधार हुआ। तो ये बड़े परिवर्तन ही तो है, बड़े परिवर्तन ही तो है। और ये बात अलग है कि समानता एक ऐसा विचार है जहां कभी हम परफेक्ट स्टेज पे नहीं आ सकते। तो ये धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता रहता है और आज भी हम मानेंगे कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है। तो ये संविधान निर्माताओं ने पहली बात कर दी। लेकिन अगर आपको याद होगा कि हमारे संविधान निर्माता बार बार ये समझते थे, जब अनुच्छेद 14 की बात फिर यहां से मैं आपको जोड़ दूं, तो अनुच्छेद 14 में जो बात लिखी गई कि भाई देखिए, समानता भी होगी लेकिन थोड़ा भेदभाव की भी जगह रहेगी। इसलिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अब कहेंगे सर अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 15 कैसे जुड़ेगा? क्योंकि अनुच्छेद 14 ही तो वृक्ष है, बाकी 15, 16, 17, 18 उसकी शाखाएं हैं। तो अनुच्छेद 14 में चूंकि ये बात कह दी गई है कि समानता का मतलब पहला होगा विधि के समक्ष समानता, यानी सभी के साथ समान व्यवहार। विधि के समक्ष समानता मतलब सभी के साथ समान व्यवहार, सभी के लिए एक जैसी विधि लागू होगी, ये हमने पहले बता रखा है। और लेकिन उसी अनुच्छेद 14 में ये भी है कि विधि का समान संरक्षण, इसका मतलब है। और दोस्तों याद रखिए, विधि का समान संरक्षण और विधि के समान संरक्षण का सीधा मतलब है विधि कौन बनाएगा? राज्य। तो संरक्षण कौन करेगा? राज्य। यानी खास बात है, राज्य संरक्षण करता है, राज्य गार्डियन जैसा काम करता है। राज्य ठीक वैसा संरक्षण कर रहा है जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं। तो और ये भी ध्यान में रखने की बात है कि राज्य संरक्षण तो कमजोर वर्गों का ही करेगा, बच्चों का, महिलाओं का। तो आपको ये बात याद होगी कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 ही कहता है कि राज्य संरक्षण करेगा, यानी राज्य जो हाशिए पर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका संरक्षण करे। कैसे? विधियां बनाकर। भाई राज्य के पास यही उपाय तो है, कैसे? कल्याणकारी योजनाएं बनाकर। इसलिए भारत का राज्य कल्याणकारी है। अच्छा, हम जब कहते हैं राज्य का मतलब सरकार, हमने तो बता दिया कि राज्य का मतलब क्या है, कल भी हम इस बात पे चर्चा हुई थी। राज्य का मतलब क्या है? संघ सरकार, कार्यपालिका, फिर संघ की संसद। इसी बात से देखने से राज्य की परिभाषा पूरी नहीं आ जाती। हमारे यहाँ दोस्तों राज्य नहीं है, शक्तिमान है, सभी के लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर देता है। खासतौर पर अब देखो कोविड-19 के दौरान किसी को गेहूं देना, किसी को चावल देना, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन देना, सब कुछ राज्य ने दिया। भाई इसी राज्य को कहते हैं कल्याणकारी राज्य। राज्य का पहला रूप हमारे सामने कैसे उपस्थित होता है? दरोगा जी के रूप में। राज्य का जो पहला रूप हमारे सामने उपस्थित होता है एयरफोर्स के रूप में, सेना के रूप में। लेकिन राज्य का दूसरा भी रूप हमारे सामने आता है बच्चों, जो बिल्कुल दाई के रूप में होता है, नहनी के रूप में होता है। यही इसलिए विधि का समान संरक्षण बताता है कि राज्य संरक्षण करेगा, राज्य वंचितों का ध्यान रखेगा।
तो जब अनुच्छेद 14 में दोनों बातें कर दी गई हैं तो 15-16 में भी बात रिपीट होगी। इसलिए जब तक आप अनुच्छेद 15 को, अब हम 14 को 15 से जोड़े, जब तक हम अनुच्छेद 14 को देखते रहते हैं तब तक विधि के समक्ष समानता की बात आती है, और अनुच्छेद 15 के क्लॉज 1 और अनुच्छेद 15 के क्लॉज 2 में हमें ऐसा दिखाई देता है कि यह विधि के समक्ष समानता का विचार है, क्योंकि भेदभाव को मना किया गया है। इसे कहा भी जाता है विधि के समान संरक्षण का विचार हमने अमेरिका सीखा, यह हमने अमेरिकी विधि से लिया, और यह हमने ब्रिटिश विधि से लिया विधि के समक्ष समानता। और इसलिए कहा जाता है विधि के समक्ष समानता का विचार थोड़ा नकारात्मक है। नकारात्मक है, नकारात्मक का सीधा सा मतलब दोस्तों, पुलिस का काम नकारात्मक होता है। राज्य के दो काम, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। किसी को पढ़ाना, शिक्षा देना, ये सकारात्मक काम है। किसी को गरीबी से निकाल लेना, ये सकारात्मक काम है। किसी का पर्स लूटने से बचा देना, ये नकारात्मक काम है। फिर आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, नकारात्मक काम, राज्य का नकारात्मक काम क्या है? हम हाईवे पे जा रहे हैं तो कोई हमारा पर्स लेके भागे नहीं, ये राज्य का नकारात्मक काम है। राज्य का सकारात्मक काम क्या है कि भाई पता चला कि हाईवे पे किसी की दुर्घटना हो गई और राज्य तुरंत हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध करा दे, ये राज्य का सकारात्मक काम है। इसलिए विधि के समक्ष समानता का विचार नकारात्मक है। नहीं, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन राज्य को ये चिंता नहीं है कोई गरीब है कोई अमीर है, तो राज्य को इस बात से चिंता नहीं है। कोई पढ़ लिख नहीं पाया तो राज्य कहेगा भैया ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपको पढ़ो लिखो। लेकिन यहाँ जो विधि के समान संरक्षण का विचार है, यहाँ तो राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए सकारात्मक है। ये सकारात्मक है। नहीं, राज्य हमेशा आएगा आपकी सहायता करने। इसलिए हमारे यहाँ पिता की भूमिका सकारात्मक होती है। पिता टीचर्स पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन जब पिता टीचर के लिए कहें ये नहीं करना ये नहीं करना, तो उनका नकारात्मक भूमिका है। इसलिए अनुच्छेद 15(1) और 15(2) में तो कहा गया भेदभाव नहीं होगा, लेकिन जैसे 15(3) की तरफ हम आगे बढ़े, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15, जैसे अनुच्छेद 15(3) की तरफ आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें विधि के समान संरक्षण की बात याद आ जाएगी। इसे कहा भी जाता है कि अनुच्छेद 14 फंडामेंटल है, उसी के बच्चे सब है। तो भाई बच्चे तो कहीं न कहीं अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो अनुच्छेद 14 से 15 जुड़ जाता है। तो अनुच्छेद 15(3) में कहा गया, देखिए अब संरक्षण कैसे करेगा, इसलिए अब संरक्षण अनुच्छेद 15(3) में कहा गया कि राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। अब ये बड़ी ध्यान देने की बात है, यानी अब महिलाओं और बच्चों के विशेष उपाय किए जाएंगे, क्योंकि बहुत ध्यान देने की बात है, महिलाएं और बच्चे समाज में पिछड़े हैं। अरे भाई अब ये बताओ दोस्तों, अगर किसी को उत्थान करना हो, किसी की सामाजिक भलाई करनी हो, तो समाज के वंचित वर्गों को आप उठाओगे। तो महिलाओं बच्चों के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। तो आप पूछोगे सर विशेष उपाय क्या है? तो आप देख लो, महिला आयोग बन गया है, बच्चों के लिए अलग आयोग है, बच्चों के अधिकारों की अलग रक्षा की गई है। इसका मतलब है एक जगह अनुच्छेद 15(1) और 15(2) में कहा गया है केवल जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो सीधा लिंग के आधार पर भेदभाव दिखता है। इसलिए दोस्तों हमारे यहाँ तो आज घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम भी है, और आज तो हमारे यहाँ महिलाओं के हितों के लिए इतने कानून बने हुए हैं। यही है क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 15, और ये फिर विधि का समान संरक्षण है। यानी विधि किसको संरक्षित करेगा? महिलाओं को, बच्चों को। संरक्षित कैसे किया? अब 2005 में हमारे यहाँ कानून बन गया घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम। तो ये बल्कि लड़कियों को जानना भी चाहिए, अगर पति ने किसी तरीके से पत्नी की पिटाई की तो जेल में जाएगा, पत्नी ने पति की पिटाई की कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हो गई, कानून तो एक जैसा होना चाहिए। नहीं, क्योंकि हमारे समाज में पत्नियां इतनी शक्तिशाली नहीं है कि वो पति की पिटाई कर पाए। इसलिए जरा सोच के देखिए दोस्तों,
अब हमने अलग अलग कानून बना दिया, महिलाओं की रक्षा के लिए अलग कानून बना दिया। इसलिए हमारे यहाँ आप देखते हो कि बच्चे जो है, इसका मतलब है 18 वर्ष के कम की उम्र के बच्चे। तो 18 वर्ष से कम का अगर कोई व्यक्ति है और उसने कभी कोई अपराध किया तो उसके ऊपर वो कानून लागू नहीं होगा जो वयस्क के ऊपर लागू होता है। वयस्क का मतलब 18 वर्ष से ऊपर, बच्चों का मतलब 18 वर्ष से नीचे। इसलिए हमारे यहाँ बच्चों के लिए विशेष आयोग कर दिया। अब तो बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, महिलाओं को प्रसूति सुविधाएं दी गई हैं, महिलाओं को अब तो आरक्षण दिया गया है पंचायती राज से लेकर, बल्कि तमाम राज्य कमीशन ने महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण दे दिया है। यही है संविधान का महत्व। इसलिए दोस्तों, अगर ये फंडामेंटल राइट न लिखा होता तो फिर तो राज्य सारे उपाय कैसे करता। इसका मतलब हमारे संविधान में इसलिए खास बात है, जब अमेरिका का संविधान लिखा गया तो अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने केवल अधिकारों की बात कर दी। लेकिन आप कहोगे सर ये बताओ हमारे अधिकारों में और अमेरिका के अधिकारों में क्या फर्क है। हमारे अधिकारों में एक तरफ तो कहा गया कि भैया आपको सबको अधिकार है, भेदभाव नहीं होगा, अगले ही कदम जाते समय भेदभाव होने लगता है। इसलिए अमेरिका के फंडामेंटल राइट निरपेक्ष है, अमेरिका के संविधान के मूल अधिकारों पर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट निरपेक्ष नहीं है। इसका मतलब निरपेक्ष होता तो क्या महिला, क्या बच्चा, क्या जाति, क्या धर्म, एक ही फंडामेंटल राइट सबको, ये तो निरपेक्ष हो गया। निरपेक्ष का मतलब है कि हम आप निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि हमारी एक पैदाइशी डेट है, वर्ष है, उम्र है, समय है, काल है, एक हम विशेष भूभाग में रह रहे हैं तो हम तो सापेक्ष है। 100 साल पहले हम नहीं थे, 100 साल बाद नहीं रहेंगे, लेकिन निरपेक्ष कौन है जो हमेशा रहे। इसलिए अमेरिका के संविधान में जब फंडामेंटल राइट की बात की जाती है तो फिर वहां ये नहीं कहा जाता कि बच्चों के लिए ऐसा भेदभाव, महिलाओं के लिए ऐसा भेदभाव, वहां सबके लिए एक जैसा कानून। वो ऐसा वहां इसलिए किया गया कि अमेरिका की ऐसी धरती है जहां बाहर से लोग आकर बसे। भाई अमेरिका में और हमारे यहाँ तो 5000 साल पुराना इतिहास है। जहां समाज परंपरागत होगा वहां विषमता की खाई भी गहरी होगी। और जो समाज 300 सालों में बना, और जो समाज जहां पे अमेरिका में तो सारे यूरोप से लोग, अमेरिका, लंदन से लोग, फ्रांस से लोग, जर्मनी से लोग, जो युवा किस्म के लोग थे, जो अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते थे, उन्होंने एक नया महाद्वीप ढूंढ लिया और जाके वहां बस गए। इसे अमेरिका में वो विषमता नहीं थी जो हमारे यहाँ थी। तो अमेरिका में लोगों को तो आजादी चाहिए थी, क्योंकि यूरोप से इसीलिए भागे थे वो। यूरोप से इसीलिए नए जगह की तलाश में थे, क्योंकि यूरोप में जब युवा बच्चे हुए तो उनका बूढ़ों से, घर के बड़े बुजुर्गों से बड़ा तकरार हो गया। क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा यार तुम लोग तो परंपरा का ध्यान नहीं रखते, प्रथा का ध्यान नहीं रखते, तुम लोग ऐसे काम करते हो। अब ये तो आजादी पसंद लोग थे, उनका ना ना भैया ये परंपरा प्रथा को अपने पास रखो, हमें तो जो विवेक से सही लग रहा है वही करेंगे। तो हम टैटू बनाएंगे, हम अपने माथे पे सिंह भी बना लेंगे, सब अमेरिकन ने करना शुरू कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ संविधान फंडामेंटल राइट सापेक्ष है, महिला के सापेक्ष है, बच्चों के सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष शब्द होता क्या महिला, क्या बच्चे, क्या अमीर, क्या गरीब, सबके लिए जैसा प्रावधान, जैसे ये है सभी के लिए जैसा प्रावधान, निरपेक्ष है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। लेकिन अब उसके बाद और कहानी शुरू हुई। अनुच्छेद 15 की और बात जोड़ने से पहले फिर यहाँ पे आपको याद दिला दे अब ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। इतनी बात तो अनुच्छेद 15 में हमारे मूल संविधान में लिख दी गई, समानता में बात कर दी गई। लेकिन संयोग की बात है, आप जानते दोस्तों, संविधान, इसलिए संविधान केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, लोगों की आकांक्षाएं हैं, लोगों की भावनाएं हैं, और समाज तो बदलता रहेगा। अब जब समाज बदलेगा तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ समाज में बदलाव शुरू हुआ जब स्वतंत्रता मिली। यानी अनुच्छेद के बाकी भाग बताने से पहले अनुच्छेद 15 में जो बाकी भाग हमें बताना है वो अनुच्छेद 15(4) है, यानी आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 है, फिर आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 है, फिर आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 है। और संयोग की बात है कि सब संविधान संशोधन से जोड़े गए। ये बड़ी ध्यान देने की बात है। संशोधन, संशोधन का मतलब संविधान में परिवर्तन।
और दोस्तों संविधान में परिवर्तन क्यों करोगे? क्योंकि हमारे समाज में परिवर्तन है, हमारे में परिवर्तन है। और जरा ध्यान से देखो, आप में रोज ही कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, कुछ सीख रहे हो, कुछ देख रहे हो। अरे वैसे समाज हमारा रुका हुआ नहीं है, समाज तो लगातार गतिशील है, परिवर्तनशील है। एक समय था बच्चों की शादी विवाह के लिए लोग रिश्तेदार का सहारा लेते थे, लोगों से पूछते थे। अब तो शादी.com है, परिवर्तन हो गया। समाज बड़ा परिवर्तनशील। एक समय था कि जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तो पूरे समाज में ऊंची जातियों का, अमीरों का बड़ा प्रभुत्व था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समाज में आजादी के बाद पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनका प्रभाव आने लगा। यानी अगर संविधान के बदलाव को समझना चाहते हो तो समाज को भी देखना पड़ेगा। यही तो पॉलिटी है। अब समाज को कैसे देखना पड़ेगा? तो आप देखोगे कि फिर ये जितने आर्टिकल आए वो सब संशोधन के परिणाम स्वरूप आए। और संशोधन के परिणाम स्वरूप क्यों आया? 15(4) की कहानी आपको बता दे। यानी ये सब मूल संविधान में नहीं थे। फिर आप ये पूछोगे, सर ये बताओ, जो पार्ट संशोधन से, संशोधन का मतलब बदलाव, संशोधन का मतलब परिवर्तन। संविधान में कुछ जोड़ देना ये भी संशोधन, हटा देना ये भी संशोधन, बदल देना ये भी संशोधन। और संविधान में चाहे कोई भाग क्या अनुच्छेद मूल संविधान में रहा हो या उसमें बाद में जोड़ा गया हो, ये दोनों संशोधन है। चाहे मूल भाग में रहा हो चाहे जोड़ दिया गया हो, ये अपने आप में संविधान का महत्व जो मूल भाग था उसका भी और जो संशोधन से जोड़ा गया उसका भी एक ही समान रहेगा। ये बात दोस्तों ध्यान में रखने की है। ऐसा नहीं कि जो आर्टिकल संशोधन से आए वो मूल संविधान से कुछ कम महत्व के है, नहीं। जो भी संविधान का पार्ट है वो उसका उतना ही महत्व है, चाहे मूल हो चाहे बाद में आया हो। अब हुआ क्या दोस्तों, हुआ क्या कि जब देश आजाद हुआ तो आखिर में 15(4) आया कैसे? 15(4) आया कैसे, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट आपको बता दें तो 15(5) अभी 15(6) पे थोड़ा रुक कर आएंगे और क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 पर आ जाए। तो ये हुआ कि जैसे देश आजाद हुआ, आप जानते हैं 1950 में मद्रास सरकार ने 1950 में मद्रास सरकार ने क्या किया कि इन्होंने जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दिया। इन्होंने जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दे दिया। आप फिर कहोगे कि सर ये बताओ, ये मद्रास प्रांत कहाँ है? मद्रास तो शहर का नाम है, आप कह रहे हो प्रांत है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1956 के पहले मद्रास ही प्रांत था। अब ये तो 1956 के बाद मद्रास से ही बन गया तमिलनाडु, केरला, आंध्रा। जो आज 3 प्रांत अलग अलग बने वो पहले एक ही प्रांत थे, मद्रास। इसलिए हमने कहा कि 1950 मद्रास सरकार ने जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दे दिया। क्योंकि आप जानते हो कि हमारे संविधान निर्माता कहा करते थे, भाई वंचितों का देखभाल करेंगे, दलितों का देखभाल करेंगे। और वैसे आगे बढ़ेंगे तो निदेशक तत्वों के अध्याय में, भाग 4 में निदेशक तत्वों के अध्याय में कहा गया है कि राज्य के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्गों के शैक्षणिक उत्थान के लिए उपाय किया जाएगा। और ये बात निदेशक तत्व के आर्टिकल 46 में कही गई है। तो मद्रास सरकार ने कहा, भाई हम तो आरक्षण क्यों लागू कर रहे हैं? तो मद्रास सरकार से पूछा गया। मद्रास सरकार ने कहा, देखो भाई, हम तो निदेशक तत्व को लगाने का प्रयास कर रहे हैं और निदेशक तत्व के अनुच्छेद 46 में ये बात कही गई है कि राज्य के द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के शैक्षिक उत्थान को देखा जाना चाहिए। राज्य के द्वारा वंचित वर्गों के शिक्षा का विशेष प्रावधान किया जाएगा। तो हमारा तो दायित्व है, हमने निदेशक तत्व लगा दिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये लगा तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ तो मूल अधिकार है, मूल अधिकार भी है। तो मूल अधिकार में आपको याद होगा कि अनुच्छेद 15(1) में हमने क्या पढ़ा था
अब जरा देखो, जब ये आरक्षण दिया गया तो स्वाभाविक रूप में हमारे आर्टिकल 15(1) में ये बात कही गई है, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 15 बात कही गई है कि केवल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और ये आरक्षण जाति के आधार पर था। ये आरक्षण जाति के आधार पर था, और हमारे यहाँ आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 के क्लॉज 1 में बात कर दी गई है, केवल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब सवाल ये है कि दोनों टकरा गए, और आगे चल के देखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 29 में भी बात कही गई है कि जो अगर कोई राज्य की संस्था है, तो कोई राज्य की संस्था है, राज्य वित्त प्राप्त शैक्षणिक संस्था है, तो उसमें तो प्रवेश में आप केवल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इसका मतलब है, इसलिए तो आप देखो दोस्तों, फंडामेंटल राइट है, क्योंकि अगर राज्य के द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट पे हमला हो गया, राज्य ने कोई ऐसा कानून बनाया, राज्य ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है, तो हम तुरंत उच्चतम न्यायालय जाएंगे। अनुच्छेद 32 यही फंडामेंटल राइट खास बात पे है। फंडामेंटल राइट फंडामेंटल इसीलिए है कि अगर हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो हम तुरंत ही किसको अप्रोच करेंगे? उच्चतम न्यायालय। क्योंकि फंडामेंटल का मतलब है जो राज्य के खिलाफ मिलते हैं। बहुत बड़ी बात है। फंडामेंटल का मतलब संसद के खिलाफ मिलता है, प्रशासन के खिलाफ मिलता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ मिलता है, ये फंडामेंटल है। इसे फंडामेंटल राइट हमेशा व्यक्ति के प्रभाव को बताता है, व्यक्ति के महत्व को बताता है। अब सवाल यह है कि मूल अधिकार का उल्लंघन किया गया, इसी बात को चैलेंज कर दिया मद्रास के ही एक निवासी, भारत के नागरिक और श्रीमती चंपकम दोरई राजन ने। ये बड़ा फेमस मामला भी आया। चंपकम दोरई राजन ने चैलेंज कर दिया। महिला थी, उन्होंने कहा भाई ये बताओ, हमारे तो अधिकार का हनन है, क्योंकि हमें तो मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन से नुकसान हो रहा है। अब सवाल यह है कि उच्चतम न्यायालय में जब ये मामला गया, तो आप जानते हैं उच्चतम न्यायालय तो मूल अधिकारों की रक्षा का दायित्व चंपकम दोरई राजन वाद में, जो बाकायदा 1951 में आया, तो इस वाद में बाकायदा ये बात कह दी गई कि भाई उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पतंजलि शास्त्री उच्चतम न्यायालय में थे, और शास्त्री महोदय ने कहा कि भाई देखो, फंडामेंटल राइट को छूना मना है। फंडामेंटल राइट का मतलब है सरकार इसको छू नहीं सकती, सरकार समाप्त नहीं कर सकती, और इसीलिए मद्रास सरकार के आरक्षण के पूरे प्रावधानों को रद्द कर दिया गया, क्योंकि ये वही 200 फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल राइट से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। आप याद रखना, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ग्रेट खाली है, ये छूना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ये तो फंडामेंटल राइट है। तो मद्रास सरकार भौचक रह गई, उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। अब मामला बड़ा। अब ये मद्रास सरकार ने संघ सरकार से कहा कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, हम तो समाज में परिवर्तन चाहते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हैं, और हमें तो लगता है कि फंडामेंटल राइट समाज के परिवर्तन में बाधा बन रही है, समाज के परिवर्तन में रोड़ अटका रहा है। तो नेहरू ने कहा चिंता मत करिए, इसका हम समाधान कर लेंगे। और उसीलिए अब नेहरू यानी संसद ने उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को परिवर्तित करने के लिए, अब देखिए बड़ी दिलचस्प बात है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय को संविधान की रक्षा का काम दिया गया है, तो संसद भी तो जनता की इच्छाओं को प्रेजेंट करती है। संविधान के संशोधन का काम संसद का है। तुम्हारा संविधान बड़ा दिलचस्प है, सबके काम बांट देता है। उच्चतम न्यायालय को कह दिया गया भाई आप मूल अधिकार की रक्षा करते रहिए, सरकार इस पर हमला न कर पाए, लेकिन संसद को यह कह दिया कि आप सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते रहिए। इसलिए अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के संशोधन की शक्ति है, और एक ही तरीका है कि हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदल कैसे सकते हैं। उसके लिए संसद के द्वारा संविधान का संशोधन लाना पड़ेगा। संसद ने ला दिया। अब संसद ने क्या किया, संविधान का संशोधन किया, और संसद ने
संविधान का पहला संशोधन किया। और आपको याद दिला दे दोस्तों, जब भी संसद संविधान का संशोधन करती है तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही आर्टिकल जोड़ा जाता है, उसमें कई आर्टिकल जोड़े गए। लेकिन चूंकि अब हमारा सरोकार यहाँ अनुच्छेद 15 से है, कहा तो जाता है जब एक बार संशोधन होता है 10 प्रावधान एक साथ लाए जाते हैं। भाई एक अगर संशोधन करना है तो अलग अलग क्यों लाया जाए? समय 10 बार 10 अनुच्छेद में संशोधन करना है, 10 बार अलग अलग संविधान संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार में काम कर सकते हैं। इसका मतलब है पहले संविधान संशोधन में केवल अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, ऐसा नहीं था। तो पहले संसद ने संविधान के संशोधन से अनुच्छेद 15(4) जोड़ दिया। इसका मतलब और भी अनुच्छेद जोड़े गए थे, और भी प्रावधान जोड़े गए, लेकिन फिलहाल वो हमारे काम के नहीं है अभी, क्योंकि हम तो अनुच्छेद 15 को देख रहे हैं। तो इसलिए 15(4) पहले संविधान संशोधन से आ गया, संसद ने जोड़ दिया। अब अनुच्छेद 15(4) में लिखा क्या गया जरा देखिए, और ये आज भी बड़ा विवाद का विषय रहता है, चर्चा का विषय। अब इसमें कह दिया गया कि 15(4) में लिखा गया कि राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप में, राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए और अनुसूचित जाति जनजातियों के उत्थान के लिए, जाति के उत्थान के लिए विशेष उपाय किया जाएगा। और अगर विशेष उपाय किया जाएगा तो वो समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा। इसका मतलब है कि अब ये कह दिया गया कि भाई अगर आरक्षण भविष्य में किया जाता है तो ये आरक्षण भी विशेष उपाय है। इसका मतलब है राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति। तो दोस्तों इस बात में बड़ा बाद में मतभेद भी हुआ। इसका मतलब है इनको आरक्षण देना समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि समानता का मतलब सबके साथ समान व्यवहार नहीं है, बल्कि जो लोग समान है उनके साथ समान व्यवहार, लेकिन जो असमान है उनके साथ असमान व्यवहार। तो अनुसूचित जनजाति के 2 उम्मीदवारों के बीच भेदभाव कर देना ये अपने आप में समानता नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति समान है तो उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। लेकिन किसी ऊंची जाति अनुसूचित जाति जनजाति के बीच समानता कर देना ये अपने आप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है, दोनों के अनुभव अलग अलग है, दोनों अलग परिवार में पैदा हुए, दोनों के सामाजिक अनुभव अलग अलग है। इसलिए समानों के साथ समान व्यवहार, तो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति होगा उसके साथ समान व्यवहार होगा, 2 ऊंची जाति के व्यक्ति साथ समान व्यवहार, और 2 अनुसूचित जाति जनजाति के बीच समान व्यवहार। लेकिन ऊंची जाति अनुसूचित जाति जनजाति के बीच असमान व्यवहार। इसलिए कहा गया कि भाई ये समानता का उल्लंघन नहीं है। समानता का मतलब बिल्कुल नहीं होता टका सिर बाजी, टका सिर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये समानता का मतलब नहीं होता। इसलिए यहां पर अब मामला बदल गया कि राज्य के द्वारा विशेष उपाय किए जाएंगे, तो अब आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया, 15(4) आया गया। तो विशेष उपाय में आप आरक्षण कर सकते हैं। आजकल पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोचिंग कर सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखने की बात है कि अनुसूचित जाति जनजाति तो हमारे यहाँ पहले से तय थी कि भाई कौन है, यानी भारतीय शासन अधिनियम में ही अंग्रेज सरकार ने जिस जातियों का नाम लिखा था वो अनुसूचित जाति, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसूची में जो जातियों का उल्लेख था अनुसूचित जाति जनजाति। और सवाल है कि लेकिन सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग कौन था? ध्यान रखने की बात है दोस्तों, यहाँ संविधान में तो वर्ग की बात की, वर्ग, और ध्यान रखने की बात है, जाति की बात नहीं कही। और वर्ग और जाति में फर्क है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत इसीलिए कर रहे हो, क्लास को चेंज करना चाहते हो। अब बात से याद रखो, आईएएस का क्लास अलग है भाई, हमारे जो प्रशासनिक सेवा में चला गया उसका वर्ग अलग हो गया, क्योंकि वर्ग का मतलब है कि उसकी आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन हो गया।
अब कोई व्यक्ति उद्योगपति हो गया तो उसका क्लास अलग हो गया, कास्ट अलग हुआ, ऐसा नहीं है। इसे कहा जाता है समाज के विभाजन का जो तरीका है और जो अर्थ के आधार पर समाज को हम बांटते हैं, वो तरीका क्या है? क्लास का। और जन्म के आधार पे विभाजन का मतलब है कि फिर तो जाति के आधार पे बंटवारा। तो यहाँ कहा गया अनुसूचित जाति जनजाति, लेकिन एक सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग। और अब सवाल है कि इसको पहला वर्ग होगा, जाति नहीं होगी, और फिर ये होगा सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग है कौन? तो कहा गया कि सामाजिक पिछड़ेपन का मतलब है कि जो लोग जातिवादी व्यवस्था में निम्न स्थान पे थे वो सामाजिक रूप में पिछड़े। और दोस्तों, ये संभव है कि जो सामाजिक रूप में पिछड़ा हो उसके शिक्षा को पर्याप्त साधन नहीं मिले तो शैक्षिक रूप में अपने आप पिछड़ गया। इसलिए सामाजिक और शैक्षिक दोनों पिछड़ापन होना चाहिए। और फिर आपको याद दिला दें, हमारे इस संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन की बात नहीं कही गई है। सामाजिक और शैक्षिक क्लास 4 आर्टिकल 15 में ये बात कही गई है। तो सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग कौन है, इसके ढूंढने के लिए तमाम प्रयास हुए, क्योंकि हमारे संविधान में आप जानते हैं, इसलिए संविधान को सामाजिक न्याय का दस्तावेज कहा जाता है। संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है। अब ये कवायद शुरू हुई कि भाई ढूंढा कौन जाए, कौन है सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग। तो दोस्तों, उसके लिए संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा कि भाई ढूंढो तो कि सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग कौन है। ये समस्या तो है कि हमारे समाज में जाति है, संविधान लिख रहा है वर्ग। इसीलिए सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग को ढूंढने के लिए, तो सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग है कौन, यानी सामाजिक पिछड़ेपन का मतलब है जातिवादी व्यवस्था में पिछड़ापन। शैक्षिक पिछड़ेपन का मतलब है किसको शिक्षा कम मिल पाई। अब सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग कौन है, इसको ढूंढा कैसे जाए? तो राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार काका कालेलकर आयोग बनाया गया कि भाई ढूंढो कि सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग कौन है। नेहरू की सरकार थी, उसके बाद फिर पहले काका कालेलकर कमीशन बना, उसके बाद फिर बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, फिर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को यह काम दिया गया कि भाई आप ढूंढो सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग कौन है। 79 में काका कालेलकर कमीशन आया 1953 में। तो ये दोनों कमीशन बने ये ढूंढने के लिए, भाई ढूंढो सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग कौन है। तो मंडल कमीशन ने कहा, बीपी मंडल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने कहा भाई देखो वो चिंता की बात नहीं है, हमारे यहाँ जो पिछड़ी जातियां हैं वही पिछड़े वर्ग है और जो अगड़ी जातियां हैं वो अगड़े वर्ग हैं। इन्होंने कह दिया भाई पिछड़ी जातियां इज इक्वल टू पिछड़ा वर्ग, तो बहुत ज्यादा उसमें दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। तो अगड़ी जाति इज इक्वल टू अगड़ा वर्ग। और मंडल कमीशन ने ये कहा भी कि भाई देखो हम कैसे पिछड़ी जातियों को हमने ढूंढा, तो उनका हमने शैक्षिक तरीका अपनाया। उनका हमने 3 क्राइटेरिया अपनाया उन्होंने, शैक्षिक पिछड़ापन, फिर आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन। तो उनका भाई तीनों क्राइटेरिया के आधार पे हमने ये निकाला कि जो पिछड़ी जातियां हैं वही पिछड़े वर्ग में शामिल है। तो क्लास और कास्ट में अंतर हो सकता है सैद्धांतिक तौर पे, क्योंकि दोस्तों ट्रेन में चले जाओ क्लास का अंतर होता है, एसी फर्स्ट एसी सेकंड। किसी हाउसिंग सोसाइटी में चले जाओ क्लास का अंतर होता है, HIG MIG। लेकिन जाति का मतलब होता है जन्म के आधार पे। लेकिन मंडल कमीशन ने कहा, मंडल आयोग ने कहा कि भाई देखो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और संयोग की बात है इस समय 79 की शासन सत्ता बदल गई थी। 79 का वो दौर था जब कांग्रेस की सरकार संघ में नहीं थी, जनता पार्टी सरकार आ गई थी। और मेरे दोस्तों ये पॉलिटिक्स का ये चैप्टर याद रखना जरूरी है
जैसे जनता पार्टी सरकार आई तो जनता पार्टी सरकार ने सोचा कि भाई देखो, जब तक हमें पिछड़े वर्ग का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस की काट हम नहीं कर सकते। और कांग्रेस को सत्ता से पीछे करने के लिए इन लोगों ने फिर पिछड़ी जातियों का सहारा लेना शुरू किया। और आज भी तो आप देखो, जिनको पिछड़ी जातियों का समर्थन मिल जाएगा वो अपने आप सत्ता में चले जाएंगे। 50% ज्यादा पॉपुलेशन पिछड़ी जातियों का है। इसलिए बार बार देखो जाति जनगणना, जातिगत जनगणना हो रही है। इसका मतलब है कि ऐसा क्यों किया गया? संविधान में परिवर्तन बिना समाज के परिवर्तन के आप नहीं देख सकते। तो ये कहा गया भाई पिछड़ी जाति इज इक्वल टू पिछड़ा वर्ग। जो पिछड़ी जाति होगी पिछड़ा वर्ग होगा। और मंडल कमीशन ने कहा कि भाई देखो, हमने 3 आधार का प्रयोग किया, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, और इन आधारों पर निष्कर्ष निकाला कि भारत में 2000 से ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं। अब पिछड़ी जाति बन गई और अब जनता पार्टी सरकार को लगा कि भाई चलो अब तो पिछड़ी जातियों के वोट बैंक हमारे पक्के। लेकिन दोस्तों, तब तक जनता पार्टी सरकार धड़ाम से गिर गई कि जनता पार्टी सरकार में बड़े क्लासेस थे। उसमें मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह उनको देखना नहीं चाहते थे। चौधरी चरण सिंह को लगता था कि ये देखो भाई, गुजराती कैसे प्रधानमंत्री तो यूपी का आदमी बनेगा। और दोस्तों, ये बड़ी अजीब सी कहानी बता दें, यूपी के लोग ही ज्यादातर आज तक भारत में प्रधानमंत्री रहे हैं। यूपी से 80 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों। इसे यूपी के लोगों को अतिरिक्त फायदा हो ही जाता है, क्योंकि यूपी का व्यक्ति का मतलब प्रधानमंत्री बनने का दावेदार। तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि इसलिए आप देखोगे मोदी ने गुजरात को बदल के वाराणसी लोकसभा सीट ले ली। यूपी का फर्क, ये खास बात है। अब ये बात मंडल कमीशन ने कह दी, लेकिन तब तक सरकार धड़ाम से गिर गई। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी फिर शासन सत्ता में आ गई। तब तक ये पूरा मामला अभी पीछे आ गया। तब तक ये मामला थोड़ा सा दब गया और इंदिरा गांधी ने बाकायदा फिर इंदिरा गांधी ने मामले को आगे बढ़ाया और आरक्षण का कुछ विवाद कुछ समय तक थमा। लेकिन अब देखो, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसके बाद से तमाम राज्यों ने अपनी सेवाओं में, क्योंकि जब भी आरक्षण की बात आती है, अगर एक बार हमें पता चल गया कि पिछड़ी जाति है कौन है, तो अब आरक्षण कैसे दिया जाए? आरक्षण कैसे दिया जाए? अब हमें पता चल गया कि पिछड़ी जातियां अगर हमें पता चल गई तो उनको हम आरक्षण देंगे। अब अगला मामला आरक्षण का आ गया। और अगला मामला आरक्षण कैसे आया, ये बड़ी दिलचस्प बात है। फिर अब देखो, उसके बाद ही तो आर्टिकल क्लॉज 5 अब आर्टिकल 15 आया, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ने का ये सीधा परिणाम रहा कि आखिर में सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग कौन है ये हमें पता चल गया। ये जो पिछड़ी जातियां वो पिछड़ा वर्ग, तो ये हमारा उत्तर यहाँ से मिल गया कि अनुच्छेद 15(4) में जो हम ढूंढ रहे थे कि आखिर में पिछड़ा वर्ग कौन है, अब इसका उत्तर मिल गया। लेकिन विवाद अभी थमता नहीं दोस्तों, विवाद अभी थमेगा नहीं। अब सवाल है क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 15 कैसे आया? क्योंकि आज तो बड़ी लड़ाई है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम पिछड़े, तेजस्वी कह रहे हैं हम पिछड़े, अखिलेश भैया कह रहे हैं हम पिछड़े। तो पिछड़ा कौन है, ये बड़ा आज भी बड़े पॉलिटिक्स में संघर्ष का मुद्दा है। लेकिन तब तक मामला ये हुआ कि आर्टिकल 15(5) की कहानी बता दे। 15(5) कैसे आया? अब 15(5) आने के पहले भी जरा आपको बता दें कि कैसे मामला फिर चेंज हुआ। और अनुच्छेद 15(5) आपको बता दें। इसलिए दोस्तों, ये अनुच्छेद 15(5) नहीं है, एक तरीके का अनुच्छेद 15(4) 15(5) नहीं है। आप अनुच्छेद पर ध्यान मत दो, उसके पूरे सामाजिक कॉन्टेक्स्ट को देखो, मुद्दे को देखो। तो मुद्दा क्या था? पिछड़ी जाति का उत्थान। मुद्दा क्या था? सामाजिक न्याय। मुद्दा क्या था? तो हमेशा जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो मुद्दे पर हमेशा फोकस रहेगा। भाई सीधी सी बात है, आर्टिकल तो ठीक वैसा जैसे शरीर की हड्डियां, शरीर का आत्मा महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों 15(5) कैसे आ गया, इसकी भी दिलचस्प कहानी है। तो 15(5) जो जोड़ा गया है वो संविधान में, इसके लिए 93rd अमेंडमेंट लाया गया, 93वां संविधान संशोधन। और ये 93वां संविधान संशोधन हुआ 2005 में।
दोस्तों ईयर का महत्व हो ही जाता है। 93वां संविधान संशोधन आया 2005 में। अब ये संयोग की बात थी कि 2005 में सरकार किसकी थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार थी और आप देखिए वो भी सरकार के पास बहुमत था नहीं। अब अनेक दलों ने गठबंधन से सरकार बनाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, अर्जुन सिंह उनके मानव संसाधन मंत्री, क्योंकि उस समय शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय कहा जाता था। तो संयोग की बात थी। अब देखो दोस्तों, अब उसके बाद ये होने लगा, संघर्ष ये होने लगा कि अब हर पार्टियों ने कहा हम पिछड़ी जाति के रिप्रेजेंटेटिव, कांग्रेस ने कहा हम पिछड़ी जाति के, समाजवादी पार्टी ने कहा हम पिछड़ी जाति के। उसी का परिणाम हुआ कि अर्जुन सिंह थे, तो उन्होंने कहा भाई अब हमें कुछ करना पड़ेगा। और करना क्यों पड़ेगा? क्योंकि संयोग की बात ये हुई कि आपको याद दिला दें, ये 93वां संविधान संशोधन आया कैसे? क्योंकि जैसे ही 1990 में बीपी सिंह सरकार थी। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बीपी सिंह सरकार, ये भी बीपी सिंह प्रधानमंत्री कांग्रेस से, फिर यूपी का मामला आ गया दोस्तों, बीपी सिंह यूपी से। और संयोग की बात है, पहले कांग्रेस में थे, राजीव गांधी सरकार के वित्त मंत्री थे, बाद में त्यागपत्र दे दिया, अलग पार्टी बना ली, जनता दल। जनता दल पार्टी बन गई। और इसके बाद बीपी सिंह सरकार ने, तो बीपी सिंह सरकार ने क्या किया, मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया, इसका मतलब है बीपी सिंह सरकार ने पहली बार संघ सरकार की सेवाओं में, राज्य की सेवाओं में तो आरक्षण 70 से ही लागू हो गया था। तो बीपी सिंह सरकार ने कहा कि भाई देखो, संघ सरकार की सेवाओं में भी हम आरक्षण करेंगे। संघ सरकार की सेवाओं में 27% आरक्षण पिछड़ी जातियों को दे दिया, क्योंकि पहले तो ये नहीं पता चल पा रहा था पिछड़ा वर्ग है कौन। तो मंडल कमीशन ने कहा भैया पिछड़ा वर्ग इज इक्वल टू पिछड़ी जाति, मामला खत्म। तो बीपी सिंह ने कहा अरे भाई जब हमें पता चल गया कि पिछड़ा वर्ग है तो आरक्षण दो इनको। और आप समझ रहे हो कि बीपी सिंह की सरकार भी बहुमत की सरकार नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी, अनेक दलों ने आगे पीछे संभाल रखा था। और बीपी सिंह सरकार को जो सपोर्ट कर रहने वाले दल थे कम्युनिस्ट पार्टी, और उसमें बीजेपी भी शामिल थी, ये भी संयोग का विषय है। अब बीपी सिंह को भी लगा कि यार पिछड़ी जातियों को समर्थन ले लिया जाए फिर तो मामले बिल्कुल बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब आरक्षण दे दिया 27%। और आरक्षण तो दे दिया, अब बीपी सिंह ने आरक्षण दे दिया, उसके बाद आप देखोगे अब ये हुआ कि भाई कांग्रेस ने तो आरक्षण दिया नहीं, आरक्षण तो गैर कांग्रेसी सरकार ने दिया, तो कांग्रेस कैसे पिछड़ी जातियों के समर्थक। तो उसी दौरान ये बात हुई कि पहले जब आरक्षण बीपी सिंह सरकार ने दिया तो सेवाओं में दिया, और हमारे सेवाएं 3 है। एक अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। दूसरा केंद्रीय सेवा है, इसका मतलब है कि इनकम टैक्स, रेलवे। और तीसरा राज्य की सेवा। यह आरक्षण संघ की सेवा में दिया गया, केंद्रीय सेवाओं में दिया गया, सिविल सेवाओं में दिया गया। इसका मतलब है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के बिना कहां मामला बन जाएगा। तो अब कांग्रेस सरकार ने कहा भैया देखो आपने तो सेवा में आरक्षण दे दिया, नौकरियों में आरक्षण दे दिया, नौकरी में आरक्षण यार बिना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आरक्षण क्या मतलब है। तब परिणाम ये हुआ कि अब मनमोहन सिंह सरकार ने कहा देखो भाई हम सही पिछड़े वर्ग के समर्थक है, अब इसलिए ये 93rd संविधान संशोधन आ गया, और 93rd संविधान संशोधन अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। और अब ये कहा गया कि सभी प्रकार की शैक्षणिक संस्थाओं में वो चाहे केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाएं हों अथवा निजी, यानी आईआईटी, आईआईएम, केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं अथवा निजी शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण रहेगा। शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े वर्गों, यानी पिछड़े का मतलब हमेशा सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण रहेगा।
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण रहेगा। अब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण रहेगा, अब मामला फिट हो गया। इसका देखो मनमोहन सिंह सरकार ने कहा देखो हम पिछड़े वर्गों के असली समर्थक हम हैं, और बीपी सिंह ने तो सेवाओं में आरक्षण दिया, तो हमने कहा आरक्षण दे दिया। अब देखो हमने शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दे दिया। IIT, IIM, निजी शैक्षणिक संस्थाएं का मतलब शारदा यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, सब में आरक्षण दे दिया गया, बात बन गई। अब दोस्तों इसीलिए आप देखोगे कि आर्टिकल 15 लगातार बढ़ता जा रहा है, और आर्टिकल 15 बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब सामाजिक न्याय बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आरक्षण की डिबेट हम आगे आपको बता देंगे, उसके बड़े विरोध भी है, उसके पक्ष में भी समर्थन है। लेकिन देखो दोस्तों, डेमोक्रेसी में खास बात है भाई, जिसके पास बहुमत है उसी का शासन होगा। अब समाज में जिसके पास बहुमत है वो सत्ता में आएगा, और सत्ता में आएगा तो उसको सब जगह अपनी हिस्सेदारी की मांग करेगा। और हकीकत की बात तो यही थी कि जैसे जैसे भारत में भूमि सुधार हुआ, जमींदारी हटी, हरित क्रांति आई, पिछड़े वर्ग की हैसियत बढ़ने लगी। और अब पिछड़े वर्ग ने कहा कि भैया अब हाँ सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी, और आज भी ऐसी है। तब तक दोस्तों आप देखोगे एक और परिवर्तन हो रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार थी, गई 2014 में। अब 2014 में इंडियन पॉलिटिक्स में नया सितारा उभर रहा, मोदी। अब जैसे मोदी आए, मोदी ने कहा कि हम पिछड़े, तो लोगों ने कहा अब देखिए पूरी संघर्ष ये है कि पिछड़ों के लिए, भाई यही तो पॉलिटिक्स है, यही डेमोक्रेसी है। अब मोदी ने कहा भाई ये बताओ हमसे ज्यादा पिछड़ा कौन। तो उसका परिणाम ये हुआ कि अब मोदी ने कहा ना ना मैं पिछड़ा, और मैं पिछड़ों के लिए काम करूंगा। क्योंकि मोदी को लगा भाई कांग्रेस कैसे शासन में रहेगी, बीपी सिंह तो गए, कांग्रेस को कैसे पीछे किया जाए। इसलिए आप देखोगे अब मोदी सरकार ने 2019 में जब ये दूसरा लोकसभा चुनाव होने वाला था, तो संविधान संशोधन आया 103 103। जब बाकायदा मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, एक कार्यकाल पूरा हुआ, दूसरा कार्यकाल आने वाला था, तो उनको भी लगा कि भाई हमें तो अपना सरकार बना के रख रही है, वोट प्राप्त करना है, और हमें भी सामाजिक न्याय करना है, हमें भी लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तो अब उन्होंने 1/3 संविधान संशोधन कर दिया, और पहली बार भारत में फिर जोड़ा गया अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6, फिर जोड़ लिया गया अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 103 संविधान संशोधन से। और अब कहा गया कि भाई देखो, यानी आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों में पहली बार पिछड़े वर्ग की परिभाषा बदल गई। आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों को भी सभी प्रकार की केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। IIT, IIM केंद्रीय शैक्षणिक संस्था है, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा, जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थाएं भी शामिल होंगी, जिसमें निजी शैक्षिक संस्थाएं भी शामिल होंगी। लेकिन ये आरक्षण की मात्रा 10% से अधिक नहीं होगी, ये भी बात कह दी गई। ये आरक्षण की मात्रा 10% से अधिक नहीं होगी। इसलिए दोस्तों देखिए 15 का क्या विस्तार हो गया, और अभी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय भी दे दिया है कि अनुच्छेद जो 15(6) है और 103वां संविधान संशोधन है, ये संवैधानिक है। इसका मतलब है कि भारत में आर्थिक पिछड़ापन भी होता है। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में पहले कहा गया था सामाजिक शैक्षिक रूप में पिछड़ा वर्ग, लेकिन हमारे यहाँ आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग की बात भी आ गई। आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग की बात भी आ गई। अब जो आर्थिक रूप में पिछड़ा वर्ग होगा, और इसी बात पे भी उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी 10% आरक्षण मिलेगा, तभी सामाजिक न्याय पूरा होगा। क्योंकि न्यायालय कहना था भाई देखो अब उदारीकरण आ गया, शहरों के जमाने आ गए, और उदारीकरण
91 के बाद, बाजारवाद के बाद ऐसा हुआ कि हर जाति समुदाय से लोग बिजनेसमैन बन गए, व्यापारी बन गए, और गरीबी तो किसी जाति समुदाय को देख के नहीं आती। ये संभव है कि गरीबों की संख्या पिछड़ी जातियों में ज्यादा हो, लेकिन ये भी संभव नहीं है कि ऊंची जातियों में गरीब हो ही ना। इसलिए न्यायालय ने कहा कि भाई देखो, अब आरक्षण हर जगह मिलेगा, यानी यहाँ पे अनुच्छेद 15 की पूरी बात समाप्त हुई। इसलिए दोस्तों, अब देखोगे कि हमारे यहाँ एक तरफ संविधान में अधिकार दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक न्याय स्थापित करने का पूरा प्रयास किया गया है। बड़ा जबरदस्त बैलेंस है कि एक तरफ व्यक्ति के हितों के अधिकार की रक्षा होती रहे, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय का पड़ला भी बना रहे। दोस्तों, आज तक की कहानी यहीं तक। उसके बाद फिर आरक्षण का डिबेट फिर आएगा अनुच्छेद 16 में, लेकिन अनुच्छेद 15 तक की कहानी यही। और अनुच्छेद 15 का सारांश ये है कि कैसे भारत सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ा। धन्यवाद दोस्तों।